देखिए, हमने बात की थी टीचिंग उपागम की, टीचिंग अप्रोचेस की, और जब हम टीचिंग अप्रोच की बात कर रहे थे तो टीचिंग अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीजें पढ़नी है, टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, टीचिंग फॉर्मूले पढ़ने और टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो हमारा टीचिंग मेथड है वो हमारे शिक्षण के लिए, मतलब हमारी लर्निंग के लिए क्या है, एक साधन का काम करता है, और जो टीचिंग फॉर्मूले होते हैं वो एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, और जो हमारे लिए टीचिंग अप्रोच होती है वो हमें बताती है कि इस पाथ पे हमें चलना कैसे है, मतलब हमें एक रास्ता दिखाती है। टीचिंग अप्रोचेस क्या बताती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। टीचिंग मेथड हमने पढ़ लिए, आज हम टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपके लिए सारे के सारे यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे पहले तो टीचिंग प्रिंसिपल्स का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे शिक्षण विधि का, भाई अलग अलग विधि ताकि बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाई जा सके, इसी तरीके से बहुत सारे सिद्धांत भी होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं, जिससे कि आपके शिक्षण को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक उसे पहुंचाया जा सके, ताकि आप उस चीज को एक्नॉलेज कर पाए और अपनी डेली लाइफ में उस चीज का यूज भी कर पाए। जरूरी होता है ना कि आपने जो चीज सीखी है आप उसका यूज कर पा रहे हैं या नहीं, तो टीचिंग प्रिंसिपल्स हमें लाइफ में उन चीजों का यूज करना बताता है। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए शिक्षण सिद्धांत और ब्रैकेट में लिख दीजिए टीचिंग प्रिंसिपल्स। क्या लिख दीजिए, टीचिंग प्रिंसिपल्स है। हाँ विधि, अच्छा जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ दी है, किसी किसी का नाम कई कई जगह अलग अलग दे रखा है, उसको मैंने एक के अंदर अन्य नाम से करवा दी है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ दी गई है। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या है शिक्षण के, शिक्षण प्रिंसिपल्स के या टीचिंग प्रिंसिपल्स के, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। टीचिंग प्रिंसिपल्स के उद्देश्य क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे वे समाजोपयोगी, समाजोपयोगी समाजोपयोगी बन सके, जिससे वे समाज उपयोगी बन सके या समाज के लिए उपयोगी बन सके। नेक्स्ट है शिक्षण को सफल बनाया जा सके, शिक्षण को सफल बनाया जा सके, शिक्षण को सफल बनाया जा सके। टीचिंग प्रिंसिपल के उद्देश्य क्या क्या है, भाई आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को आप सीख सके और समाज के लिए उसे इस्तेमाल कर सके, प्लस आपके लिए जो शिक्षण करवाया जा रहा है वो भी बेहतर हो सके, या आप तक जो ज्ञान पहुंचाया जा रहा है आप उसे सीख सके। ये क्या हो गए हैं, टीचिंग प्रिंसिपल्स के उद्देश्य हो गए हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए इसके बारे में बताने से पहले नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशील का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। आपको कोई भी काम करके सीखना क्या है, सबसे पहले हमने किसकी बात की है, क्रियाशीलता के सिद्धांत की, कि कोई भी काम जब आपको कोई भी आपको शिक्षण करवाया जाता है तो वो काम, वो शिक्षण है आप उसे करके सीखें, मतलब उसकी प्रैक्टिस आप करें, उसको प्रैक्टिकली आप करके देखें। इसके लिए आपका मतलब बालकों का या जो शिक्षार्थी हैं उनका क्लास में सक्रिय रहना जरूरी है। ठीक है, मैं कोई भी चीज आपको यहाँ बता रही हूँ, मान लो कि हमारा कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको कोई भी चीज यहाँ पे बताई तो आपने जाके घर पे उसे करके देखा,
क्रियाशील मतलब आपने उसको क्रिया की, आपने उसको प्रैक्टिकली आपने उस चीज को करके देखा, वही क्या हो गया हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में किसी भी काम को करके सीखना। ठीक है, तो लिखिए ऐसा सिद्धांत जिसके अंदर कार्य को जो कार्य को करके सीखने पर बल देता है, जो कार्य को करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, जो कार्य के करके सीखने पर बल देता है, वही क्या होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मैंने क्या कहा था, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, शिक्षण विधि की बात करते हैं, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने अलग अलग सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो करके सीखना लिख दीजिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, जॉन डीवी ने। पहले भी इसका नाम आ चुका है जॉन डीवी का। किसने दिया है भाई, जॉन डीवी ने, जिसका उद्देश्य, जॉन डीवी का उद्देश्य क्या है, इसी का जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने क्या कहा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसके द्वारा कहा गया है, जॉन डीवी के द्वारा, जिसका उद्देश्य, इसी को कंटिन्यू करो आगे, जिसका उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण कार्य के समय बच्चों को, जिसका उद्देश्य शिक्षण कार्य के समय बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रखे, जिसका उद्देश्य शिक्षण कार्य के समय बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रखे, जिससे वह क्रियाशील रहे, जिससे वह क्रियाशील रहे, जिससे वह क्रियाशील। वो कुल मिला के कह रहा है कि जब आप शिक्षण करवा रहे हो तो शिक्षण में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रखो, बच्चों को सक्रिय रूप से उसमें इन्वॉल्व रखो, ताकि वो क्रियाशील, वो सक्रिय रहे और वो बराबर की अपनी भागीदारी दे सके, वो सीख सके हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं कि मैं आ रही हूं और आप दूसरी दुनिया में हो। प्रैक्टिकल ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको मैं कोई भी चीज सिखा रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह में, हैंड टू हैंड आप लोग उसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सक्रिय रूप से उस कार्य में इन्वॉल्व है और आप बेहतर सीख पाएंगे, आप स्थायी रूप से सीख पाएंगे क्रियाशीलता से। क्रियाशील का जो सिद्धांत वो कहता है कि ये स्थायी सिखाता है आपको, स्थायी रूप से मतलब अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट एक और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसी के ऊपर क्रियाशीलता के सिद्धांत के ऊपर अपनी एक और थ्योरी दी है। उन्होंने क्या कहा है, फ्रोबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी उन्होंने ही लिखा है, फ्रोबेल ने। लिखिए फ्रोबेल ने क्या कहा है, बालक कार्य करके ही सीखता है। बालक, फ्रोबेल ने क्या कहा, मैं नाम लिख देती हूं फ्रोबेल का, वैसे आप लोगों को कल भी लिखवाया था। फ्रोबेल जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, इन्होंने क्या कहा है, बालक कार्य करके ही सीखता है, बालक कार्य करके ही सीखता है। और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है, और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है, और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। ये किसने कहा है भाई, ये फ्रोबेल ने कहा है। यहां तक कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए, इन्हीं में रायबर्न ने भी अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने क्या कहा है, रायबर्न, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत
छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये रायबर्न ने दिया है। किसने दिया है? रायबर्न ने। क्या कहा है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो शिक्षण के लिए सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? क्रियाशीलता। कि बच्चे का सक्रिय रूप से उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। देखो सबने बात एक ही कही है, लेकिन सबने अपने अपने थ्योरीज अलग अलग तरीके से दी है। फ्रोबेल ने क्या कहा? जल्दी से बताइए, देख के बताइए भले। बालक कार्य करके ही सीखता है, ठीक है। और जो वह सीखता है वह क्या होता है? स्थायी रूप से। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि देखो जब भी आप साइकिल चलाने जाओ या बाइक चलाने जाओ, इस तरीके से आपको हैंडल पकड़ना है, इस तरीके से आपको पैडल मारने हैं, कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगा देने हैं, और आपको लेफ्ट साइड से चलना है। लेकिन आपको क्या थ्योरी से ये चीज समझ आएगी जब तक कि मैं आपको प्रैक्टिकली साइकिल चलाना नहीं सिखाऊंगी। वो क्रिया है साइकिल चलाना आपको सिखाना। जब आप उसे करते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते, क्योंकि आप सक्रिय रूप से उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। यही होती है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आ गया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए जब आप क्रिया करके सीखते हैं तो आप स्वयं करते हैं। तो जब आप स्वयं करते हैं तो फायदा क्या क्या होता है? लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है। आप उसे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो लिखिए स्वयं करके सीखने के लाभ। भाई क्रियाशीलता में आप स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, तो स्वयं करके सीखने के लाभ। स्वयं करके सीखने के लाभ। स्वयं का मतलब होता है कि भाई आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है, आप सक्रिय रूप से उस कार्य को करते हैं, इसलिए आप स्वयं से वो कार्य करते हैं। तो लिखिए क्या क्या होता है? कार्य या पाठ हम सीख जाते हैं। जो भी कार्य हमने किया या जो भी पाठ हमने पढ़ा, अगर हम उसमें सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हैं तो हम वो सीख जाते हैं। तो कार्य या पाठ हम सीख जाते हैं। जो भी कार्य हमने किया या जो भी पाठ हमने पढ़ा उसे हम सीख जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यवहार में स्थायी रहता है। जो भी कार्य हमने सीखा है वो हमारे व्यवहार में स्थायी रहेगा। भले ही मैं 10 साल बाद साइकिल चलाना सीखूं, दोबारा से चलाऊं, तो हो सकता है मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन मुझे ये तो याद रहेगा कि इस तरीके से साइकिल चलानी, क्योंकि मैंने उस कार्य को करके देखा है। तो ये व्यवहार में क्या रहता है? स्थायी रूप से रहता है। उस कार्य को हम सीख पाते हैं, हमारे व्यवहार, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, प्लस वो चीज हमारे व्यवहार में आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती है। ये सारी चीजें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आपको पढ़नी है ताकि आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल कुछ आपसे ऐसे पूछ ले कि आप साइकिल चला के सीख रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है ना। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक बार थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पुट करने का थोड़ा सा तरीका भी अलग होता है, एग्जाम्पल बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। सेकंड हमारा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या है भाई? प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा को ही बोलते हैं इंस्पिरेशन। प्रेरणा को ही क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। देखिए जब आप मोटिवेटेड होते हैं, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन का ही अगला रूप क्या होता है?
इंस्पिरेशन या प्रेरणा। जब आप किसी भी चीज के लिए मोटिवेट हुए तो आपने जो नेक्स्ट एक्शन किया है उस मोटिवेटेड चीज से प्रभावित होके, उस मोटिवेशन से प्रभावित होके आपने जो भी नेक्स्ट करना शुरू किया है वही आपकी क्या है, इंस्पिरेशन। मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं यहाँ पे आके आपको बोल रही हूँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। एक आपके इंटरनल, एक आपको आंतरिक उससे अभिप्रेरणा, आपके मन के अंदर से आता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये चीज जरूरी है। तो मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक इनर होती है और एक आउटर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इनर। इनर मोटिवेशन आपके अंदर जो खुद से आती है, स्वयं से आती है। आज मैंने आपको बताया आप 2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे या 4 दिन रहेंगे, फिर आप भूल जाएंगे। वो जो इनर मोटिवेशन है वो आपको बार बार फील करवाती रहेगी क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर है। ठीक है, तो जब आपकी मोटिवेशन होती है उसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रेरणा। आपको क्लास में अगर कोई प्रेरणा है तभी आप उस चीज को कर पाएंगे, है ना। ये दो मोटिवेशन से होता है। जो आउटर मोटिवेशन होता है उसमें आपका लालच होता है, कोई ना कोई ऐसा कि मुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी से मुझे पैसा मिलेगा, पैसे से मुझे ये मिलेगा। और जो इनर मोटिवेशन होता है वो आप आपके मन की शांति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आपके मन की शांति के लिए। उसमें कोई बाहरी उद्देश्य नहीं होता। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर इंस्पिरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही इंस्पिरेशन आपके अंदर एक रुचि पैदा करता है, वही इंस्पिरेशन आपके अंदर क्लास के एनवायरनमेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि आपको पता है कि ये चीज मुझे करनी है। वो बाहरी आपके अंदर मोटिवेशन हो या आंतरिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो लिखिए, अभिप्रेरणा का अगला चरण, अभिप्रेरणा का अगला चरण, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसे मैंने क्या बोला था, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का अगला चरण क्या होता है, प्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा का अगला चरण प्रेरणा होता है। मोटिवेशन का नेक्स्ट स्टेप इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, शिक्षण में प्रेरक तत्वों का, मोटिवेशन आपके मन के अंदर उस कार्य को करने के लिए इच्छा जागृत होना। ठीक है, और जब आप उस कार्य को करने चल देते हो वही आपका इंस्पिरेशन। जब आप उस कार्य को करने के लिए मन बना लेते हैं और आप उस कार्य को करने चल देते हैं तो वही आपका इंस्पिरेशन है। उसने मुझे मोटिवेट किया, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, तब मैंने ये कार्य किया। ठीक है, अब आ गया समझ में। लिखिए, शिक्षण में प्रेरक तत्वों का को शामिल, शिक्षण में प्रेरक तत्व मतलब इंस्पिरेशनल थिंग्स को शामिल करना, है ना। प्रेरक तत्व क्या हो गए, इंस्पिरेशनल थिंग्स। कुछ भी ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। ठीक है, शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करने को प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करने का, है ना, करने को क्या कहते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। कि हमें भाई शिक्षण में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो हमें किसी ना किसी चीज के लिए इंस्पायर करे। नेक्स्ट, दो प्रकार की प्रेरणा होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है शाब्दिक प्रेरणा और एक होती है अशाब्दिक प्रेरणा। एक होती है शाब्दिक प्रेरणा और एक होती है अशाब्दिक प्रेरणा। शब्द से ही शाब्दिक बना है ना। एक होती है आपकी शाब्दिक प्रेरणा और एक होती है आपकी अशाब्दिक। फर्क क्या है, देखिए, आपने कुछ भी कार्य किया, मैंने आपसे कहा गुड, वेरी गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, ये क्या हो गई, शाब्दिक प्रेरणा।
कि मैंने आपकी तारीफ की, उससे आपको इंस्पिरेशन मिली कि अब मुझे मैम ने गुड बोला है, अब मुझे वेरी गुड तक पहुंचना है, फिर मुझे बेस्ट तक पहुंचना है, मुझे एक्सीलेंट तक पहुंचना है। ये क्या हो गई? शाब्दिक प्रेरणा। तो शाब्दिक प्रेरणा में लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो या इंग्लिश में, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, यही क्या होते हैं? गुड, वेरी गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, या हिंदी में लिख सकते हो शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, यही क्या होती है? शाब्दिक प्रेरणा। और अशाब्दिक प्रेरणा में मैं आपको किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ अवार्ड दे दूं। अशाब्दिक प्रेरणा में मैं आपको किसी ना किसी, जो भी आपने काम किया है आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए, मैं बोल दूं कि जो भी बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको मैं पेन दूंगी, पेंसिल दूंगी। ये क्या हो गई? अशाब्दिक प्रेरणा। आपका मन बन जाता है ना कि आज इस स्टूडेंट को स्कूल में यही होता था ना कि देखो मुझे गुड मिला है, वो गुड, क्या आपको उससे कुछ वैसा लाभ मिल जाता था क्या? नहीं, लेकिन आप मोटिवेटेड हो जाते थे, आपको एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि देखिए अब मुझे गुड मिला है, अब की बार मुझे वेरी गुड लेके आना है, और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते। आप कहते कि अब की बार क्लास में एक्सीलेंट तो मैं ही लेके आऊंगा, ये आपके माइंड होते थे ना। तो ये सारी चीजें आपके साथ इस्तेमाल की गई है, लेकिन आपको पता नहीं होता। आप गुड काउंट करते हो अपनी, करते थे ना बचपन में कि देखो मुझे ना मेरी इंग्लिश की नोटबुक में 4 वेरी गुड मिले हुए हैं, मुझे इंग्लिश की नोटबुक में 2 एक्सीलेंट मिले हुए हैं, पता है इस क्लास में सबसे ज्यादा एक्सीलेंट मेरे पास ही है। बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड वो अशाब्दिक हो जाता है, लास्ट में जाके बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे देते हैं, वो क्या हो जाता है? अशाब्दिक हो जाता है। उसके अंदर शब्द नहीं कहे गए, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रख दिया गया जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम मोटिवेट रहे कि नहीं, अगली बार बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तो मुझे लेना है। तो अशाब्दिक में लिख दीजिए पुरस्कार या दंड। अशाब्दिक प्रेरणा में क्या कर दे? पुरस्कार या दंड। अच्छा करने वाले को क्या दे दिया जाए? पुरस्कार दे दिया जाए, और बुरा करने वाले को किसी न किसी प्रकार का दंड दे दिया जाए। शारीरिक दंड नहीं, वो किसी भी प्रकार का दंड हो सकता है। होमवर्क को इतनी बार रिपीट करो, ये करो, वो करो, वो अलग अलग होता है। तो अशाब्दिक में क्या हो गया? पुरस्कार या दंड। यहां तक कोई डाउट? चलिए लिखिए नेक्स्ट। श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है, श्रेष्ठ शिक्षक, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना है, श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो कक्षा में प्रेरित वातावरण बनाए रखता है। श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो कक्षा में प्रेरित वातावरण बनाए रखता है। वही टीचर बेहतर होता है, बेस्ट होता है, जो शिक्षक जो शिक्षण के साथ साथ आपको इंस्पिरेशन भी दे। ठीक है? तो स्किनर ने इसके लिए अपना एक मत दिया, तो लिखिए स्किनर। स्किनर स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना, लर्निंग, बताया था मैंने आपको। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है कि भाई अगर आपको लर्निंग करवानी है, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, और अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। अगर आपकी क्लास में मोटिवेशन है तो आपकी लर्निंग भी बेहतर है। मैं अगर आपको क्लास में मोटिवेटेड रखती हूं, आपको अभिप्रेरित रखती हूं, तो आप वहां से अच्छा सीख पाएंगे। मैं आज क्लास में आके बोलूं तुमसे ना हो पाएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा मोटिवेट करके करूं कि देखो भाई थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मैं आपका मार्गदर्शन कर दूं, आपको गाइड कर दूं कि देखो यहाँ से ये मैटर कलेक्ट करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ से चीजें नहीं आने वाली है, और बेसिक वालों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा में नहीं सोचना है। आपको एक वो लगेगा हाँ चीजें तो आसान है, मैं कर सकता हूं, चीजें तो आसान है, लेकिन मैं सीधे से आऊं और आपको सिलेबस पकड़ा दूं, देखो ये पढ़ना है, ये चीजें हैं, और देखो इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी लेना, आप डिमोटिवेट हो गए अंदर से, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको बोला ना कि ये चीज करना सब कुछ आपको ही है,
मैं आके यहाँ पे आपको टीच कर सकती हूँ, आपकी चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझा सकती हूँ, लेकिन सीखना आपका काम है। उसके लिए मुझे आपको इंस्पायर करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको चीजों में हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा ही अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। अगर आपने अच्छा मोटिवेशन लेक्चर दिया है तो आपके अंदर सीखने की ललक आएगी और आप उस चीज को लर्न करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए रुचि का सिद्धांत। रुचि, वही इंटरेस्ट वाली रुचि, रुचि का सिद्धांत क्या है? रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले आपका उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। मैं यहाँ पे टीचिंग करवा के चली जाऊंगी, आप आओगे और आप पढ़ के चले जाओगे, आप लर्न नहीं कर पाओगे, आप अधिगम नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को सीख नहीं पाओगे। तो किसी भी चीज को सिखाने से पहले आपके लिए उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। आपके लिए उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में, पिक्चर दिखा के, किसी भी तरीके से आपको वो चीजें समझा सकता है। जैसे आजकल स्मार्ट क्लासरूम का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। ली है कभी स्मार्ट क्लासेस? नहीं। स्मार्ट क्लासरूम में कुछ नहीं होता है, जो चीजें आपको पढ़ानी होती है उससे रिलेटेड एक मूवी उठाते हैं और वो लगा देते हैं। अब ये मत सोचना कि मूवी ऐसे ही हो, मूवी मोटिवेशनल उस पे बेस्ड होनी चाहिए, जो आपको चीजें लर्न करवानी है, जो चीजें आपको सिखानी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आपने वो चीजें देखी, आप भले ही टीचर को सुनो या ना सुनो, लेकिन मूवी देखने तो आप 2 घंटे के लिए बैठ जाओगे। मान लो रोबोट मूवी में जिस तरीके से रोबोट को बनाना, तो अगर वो थोड़ी सी कोडिंग वगैरह या थोड़ी ऐसी चीजें भी अगर उसके अंदर ऐड करते, आप डेफिनेटली देखते उसे। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि मूवी के अंदर भी, हर एक मूवी के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस चीज को लर्न कर पाओ। आपको तो रोबोट बना के दिखा दिया, धड़ूम धड़ाम दिखा दिया और आपको मजा आ गया। थोड़ी सी अगर वो रोबोट की उसमें उसको असेंबल करने का तरीका भी बता देते, तो आप में से आधे से ज्यादा रोबोटिक्स की वो कर रहे होते, बना रहे होते। और बहुत सारे लोग लेते हैं इंस्पिरेशन, उससे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती। तो लिखिए, पाठ्य वस्तु में, पाठ्य वस्तु क्या हो गई? आपके पढ़ने की सामग्री, आपका सिलेबस। पाठ्य वस्तु में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, पाठ्य वस्तु में एकाग्रता, ब्रैकेट में लिख दीजिए कंसंट्रेशन, रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर, जितनी आपकी रुचि होगी उतनी ही आपकी एकाग्रता होगी। पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। आपका कंसंट्रेशन उतना ही होगा, उतना ही बेहतर होगा जितना कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। ऐसा होता ना कि कई कई टीचर की क्लास चलती रहती है और आपको इतना मजा आता रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता, खासकर आर्ट एंड कल्चर। नहीं, उसमें कहानी सुना दो थोड़ी सी, ढोला मारू की, मूमल की, अरे रे 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 रे, भले ही मूमल की आपके एक किताब का ही नाम पूछा जाए, लेकिन आप वो 2 घंटे की कहानी सुन लो और आपको ये लगेगा अरे वाह, मूमल मेरे सामने ही थी, देखो वो मर गई। और आपको इतना दुख होगा क्योंकि वहां एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि आपको उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे, मूमल को नहीं भूलोगे। यही होता है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब ये कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है कि मैं कहानी सुनाऊं कि आओ बच्चों मैं तुम्हें ना सी लैंग्वेज की एक कहानी सुनाती हूँ। सी लैंग्वेज बेचारी ऐसी थी, गरीब सी थी, उसको कोई नहीं पढ़ता था, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर भी करता है ना। ऐसे बता सकते हैं और आप सीख लोगे। और उससे सी का क्या आया? सी का सी ही आया आपको। चलिए,
देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि से आपको क्या क्या मिलता है, लिखिए। रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियों से, रुचिपूर्ण शिक्षण की विधियों से आप में, अब डैश लगा के लिखो क्या क्या आता है। जिज्ञासा, मन करता रहता ना, हाँ आगे क्या हुआ, जिज्ञासा। आपके अंदर जानने का भाव उत्पन्न होता है कि आगे क्या हुआ, जिज्ञासा। सहसंबंध, सहसंबंध, आप उसे इंटर रिलेट करते हैं, सहसंबंध। पाठ्य सहायक सामग्री, पाठ्य सहायक सामग्री, पाठ्य सहायक सामग्री। जब वो चीज रुचिपूर्ण बन जाती है तो आपके मन में जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा जैसे आपके मन में आ रही है, मैं आपके उसको चैप्टर से रिलेट कर दूं और वो आपकी पाठ्य सामग्री से क्या हो जाए, इंटर रिलेट हो जाए, सहसंबंध बन गया। मैंने आपको एक कहानी भी सुना दी, मैंने आपका एक इंटरेस्ट भी बनाए रखा, आप जिज्ञासु भी बने रहे और आपने एक पाठ भी सीख लिया और उस पाठ को सिखा के मैंने उसको इंटर रिलेट करके भी बता दिया और आपने वो चीज सीख ली। ठीक है, यही होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। मेरी क्लास से जस्ट पहले रीजनिंग की क्लास हुई है, क्लासेस चेंज होती रहती हैं क्या? उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। मान लो कोई भी शिक्षक पढ़ाने आ रहा है और कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, दोनों को अपने उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है और उनका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर की क्लास में आए, कंप्यूटर अनुदेशक की क्लास में, और सडनली आपने आरएएस बनने की ठान ली। आप क्लास जिस चीज की ले रहे हो, आपका उद्देश्य होता है वो निश्चित होना चाहिए, शिक्षक का भी और शिक्षार्थी का भी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक की क्लास लेने आ रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा विषय पढ़ाना है और आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यही क्या होता है, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। तो लिखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षक को अपने शिक्षक को अपने उद्देश्यों और शिक्षक को अपने उद्देश्यों और विद्यार्थियों को पता होना चाहिए और विद्यार्थियों को पता होना चाहिए
कि जो वह सीख रहे हैं वह कहां उपयोग होना है। शिक्षक को अपने उद्देश्य और विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जो वह सीख रहे हैं वह कहां उपयोगी होना है। भाई शिक्षक को अपना उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षक का अपना उद्देश्य कि भाई मुझे ये सिखाना है, और आपको सीखने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ उपयोगी है। जैसे पेडागोजी आप पढ़ रहे हो तो पेडागोजी आपको पता होना चाहिए कि ये आपको टीचिंग स्किल सिखाती है कि आपको टीचर बनने की, आप भावी टीचर बनने वाले टीचर हैं, उसी के लिए आप ये विषय पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा उद्देश्य ये सिलेबस पूरा करवाना है और आपको पेडागोजी पढ़ाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी को आप इस्तेमाल कहाँ करोगे। जब आप शिक्षक बनोगे, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको पढ़ाते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। वहां आप एक एक सिद्धांत लेके नहीं बैठोगे, लेकिन इन सभी सिद्धांतों का एक कलेक्टिव आप एक सार तो निकालोगे, आप इनका एक रिजल्ट तो निकालोगे और उनको अपने वहां अप्लाई तो करोगे। तो वही चीज ध्यान होनी चाहिए आपको कि भाई आप जो चीज सीख रहे हैं वो आपको इस्तेमाल कहाँ करनी है, कहाँ वो आपके लिए उपयोगी है। ये चीज आ गई समझ में? कोई डाउट? लिखिए। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, इसी में ही कंटिन्यू करना है। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है। और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है। तो शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी होता है। तो शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी होता है। प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है, तो शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी होता है। मैंने आपको कोई भी चीज, हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इसका लक्ष्य क्या है, आपको ये पढ़ाने का मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता है तो आप उस चीज को और बेहतर तरीके से सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बनने वाले टीचर हैं तो आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी है। तो वो चीजें और भी आपको प्रभावी लगेंगी जब आपको उनका यूज पता होगा। यहां तक कोई डाउट है? ये हो गया आपका उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। जब आपके सामने लक्ष्य और आपको पता है कि ये कहाँ उपयोगी है, तो आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यही आपका उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत है। ठीक है, इसी के अंदर बाकी की चीजें छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखवाइए। नेक्स्ट लिखिए, इसी के अंदर बीडी भाटिया हैं। बीडी भाटिया जी ने कुछ बात कही है इसी के लिए, तो लिखिए। लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है। लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य जो अपने साध्य जो अपने साध्य अथवा मंजिल, साध्य क्या हो गया? मंजिल। साध्य और साधन होते हैं ना, साधन वहां तक पहुंचने का जरिया, साध्य मंजिल। ठीक है, साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है। बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है
जो लहरों के थपेड़े खाकर बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है, जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी, जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक उस नाविक के समान है। शिक्षक वो नाविक है जिसे कहीं पे भी जाने से पहले उसे पता होना चाहिए कि उसे जाना कहां है। ठीक है, और जो विद्यार्थी है उसे पता होना चाहिए कि उसे जाना क्यों है, उसके लिए उसका यूज क्या है। तो इसीलिए उन्होंने पतवार, वो जिससे नाविक उसको नाव को आगे बढ़ाता है ना। तो नाविक मतलब शिक्षक, और पतवार कौन हो गया, वो शिक्षार्थी। तो दोनों को ही पता होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोनों का अगर उद्देश्य विहीन रहेंगे तो देखो भाई, शिक्षक कहीं पे भी ले जाएगा, आपको आके कुछ भी पढ़ाएगा, और शिक्षार्थी उसे नहीं पता कि वो सीखने क्या आया था, कुछ ना कुछ तो वो सीख के ही जाएगा। तभी तो कहा है कि लहरों के थपेड़े खाकर वो कहीं ना कहीं जा लगेगी, कहीं पे भी जा लगेगी, लेकिन सही उद्देश्य पे पहुंचेगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे लक्ष्य नहीं पता, वो लक्ष्य विहीन है। तो दोनों को ही लक्ष्य पता होना चाहिए। ये जो भी बात कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जो भी सिद्धांत होते हैं इनकी सार्थकता के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, इनको आप एक एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग। तब तक आप ये लिखिए, नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग करना। किसी भी शिक्षक को कोई भी विषय पढ़ाने से पहले उसे प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और प्लानिंग का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है लेसन तैयार करना, पाठ तैयार करना। हाँ, वो पाठ तैयार उसी के अंदर आ जाते हैं। जब आप बीएड, आप लोगों ने बीएड नहीं की, लेकिन बीएड में नियोजन का सिद्धांत बहुत अच्छे से लागू होता है, क्योंकि आपको कल बच्चों को क्या पढ़ाना है उससे पहले आपको अपनी बुक में वो सारी चीजें तैयार करके लानी है। उसकी प्रस्तावना क्या रहेगी, उसको आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे आप बच्चों को तुलना करके और उसका स्पष्टीकरण करेंगे, किस तरीके से आप उसका सामान्यीकरण करेंगे, किस तरीके से आप उस चीज का बच्चों को अभ्यास करवाएंगे। ये सारी चीजें आपको पहले ही तैयार करके रखनी होती हैं। किसी भी, कहते हैं ना कि यहाँ पे आने से पहले मुझे खुद को एक लेसन, लेसन का मतलब है कि भाई मुझे पढ़ के आना है, मुझे पता है। और बेहतर शिक्षक वही होता है जो पढ़ाने से पहले पढ़ के आता है। बेहतर शिक्षक वही होता है जो पढ़ाने से पहले पढ़ के आता है, क्योंकि आपको पता है आजकल चीजें डे बाय डे ऐड होती जा रही हैं। एग्जाम में जब तक मान लो मैंने आपको एक बार पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैं एक ही तरीके से क्रम उसी तरीके से चले जा रही हूँ, मैं ना तो पेपर एनालाइज करती हूँ, ना ही ये देखती हूँ कि क्या चीजें नई आई है, क्या चीजें अब एग्जामिनर का तरीका क्या है, कैसा है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैं चेक करूंगी कि देखो पिछली बार मैंने यहाँ तक पढ़ाया था और एग्जामिनर ने अब की बार ये नई चीज पढ़ी है, तो मेरा दायित्व बनता है, शिक्षक का दायित्व बनता है, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज पढ़ाऊं तो मैं उस चीज को ऐड कर दूं, मैं उस चीज को ऐड कर दूं। इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले आपकी खुद की उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास खुद का उसका लेसन तैयार होना चाहिए। तो लिखिए, ठीक है, नियोजन का क्या होता है, प्लानिंग करना, क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक ऑर्डर से, क्रमबद्ध तरीके से
क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर से, क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण करवाना या शिक्षण करना, क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण करना या करवाना, और उसके प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन है ना, और उसके प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का अर्थ होता है प्रेजेंटेशन, कि भाई मैंने लेसन तैयार भी कर लिया तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं बच्चों के सामने इसे प्रेजेंट कैसे करूंगी। जैसे मैं इतने सारे एग्जाम्पल सोच के आती हूँ, उस चीजों को मैं प्रैक्टिकली एनालाइज करके देखती हूँ कि देखो ये चीज समझाने के लिए मैं अगर बच्चों को ये एग्जाम्पल दूंगी तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करना जरूरी होता है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हमने, उसके प्रस्तुतिकरण का ज्ञान होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को वो चैप्टर है या वो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण करना या करवाना, और उसके प्रस्तुतिकरण का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे वो रिप्रेजेंट कैसे करना है, ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो, ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो। यह सिद्धांत हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कल करवाई थी, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, यह सिद्धांत हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का पालन करता है। यह सिद्धांत हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का पालन करता है। लिख दो पंचपदीय प्रणाली कौन कौन सी है, याद है थोड़ी बहुत तो होगी। सबसे पहले पंचपदीय प्रणाली में लिखिए, सबसे पहले प्रस्तावना, क्या लिखना है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद उसका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना के बाद क्या लिखना है भाई, उसका प्रस्तुतिकरण, कि भाई मुझे वो प्रस्तुत कैसे करनी है। प्रस्तुतिकरण के बाद मुझे उसकी तुलना करनी आनी चाहिए। ये हो गया एक, ये हो गया दो, यहाँ पे उसकी तुलना और स्पष्टीकरण, भाई मुझे उसकी, मैंने स्पष्टीकरण गलत लिख दिया, छोटी ई की मात्रा आएगी, स्पष्टीकरण। भाई मुझे कोई भी चीज मैं पढ़ा रही हूं, पहले तो मुझे उसकी प्रस्तावना मतलब मुझे उसका शॉर्ट वो याद वो चीजें तैयार करनी है कि मैं शॉर्ट में वो पाठ आपको कैसे पढ़ाऊं। शॉर्ट में उसका मतलब एक उद्देश्य जो होता है उसका मेन वो तैयार करके रख दूं, फिर उसका मैं आपको प्रस्तुत कैसे करूं, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कैसे करूं, फिर मैं उसको तुलना करके समझाऊं, कंपेयर करके समझाऊं, और फिर आपको वो चीजें क्लियर करूं। और फिर चौथा क्या है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ होता है जनरलाइजेशन। क्या करना उसका, जनरलाइजेशन। क्योंकि जब भी मैं आपको कोई पाठ पढ़ाऊंगी मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको पढ़ाऊंगी, और बाद में मैं उसको कलेक्टिवली सामान्यकरण करके आपको उसका बता दूंगी। एक होता है स्पेशलाइजेशन और एक होता है, स्पेशलाइजेशन में बड़े को छोटे छोटे में डिवाइड करना, और जनरलाइजेशन में छोटे को एक कर देना। ठीक है, उसका जनरलाइजेशन करना, और जनरलाइजेशन करने के बाद उसका अभ्यास करवाना, है ना, अभ्यास करवाना, और उसका प्रयोग, आपको यह भी बताना कि इसका प्रयोग आप कहां कर सकते हैं। पांचवा क्या करेंगे, उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसका प्रयोग भी करना है। उसे यूज कहां करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट है यहां तक, चीजें समझ आ रही हैं, अच्छे से आ रही है ना, कोई डाउट थोड़ी है? चलिए, इससे, इसके लिए, हाँ नेक्स्ट, इसके लिए, इसके लिए दैनिक पाठ योजना,
इसके लिए भाई आप इसके लिए क्या करेंगे? दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे, इकाई पाठ योजना तैयार करेंगे, यूनिट में आप उसको छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करके आप उसकी इकाई पाठ योजना तैयार करेंगे, और फिर आप उसके लिए वार्षिक पाठ योजना, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे, इकाई पाठ योजना तैयार करेंगे और वार्षिक पाठ योजना तैयार करेंगे। अब देखिए, योजना बना के कार्य करने के लाभ क्या होंगे? हम प्लानिंग करके कर रहे हैं ये काम, ठीक है? तो इसके लिखिए, योजना करके कार्य करने के लाभ, योजना करके कार्य करने के लाभ, योजना करके कार्य करने के लाभ, योजना करके कार्य करने के लाभ। भाई एक तो हमारे समय और श्रम की बचत होगी। किस किस की? समय और श्रम की बचत होगी। समय और श्रम की बचत के साथ साथ हमारा कार्य हमेशा क्रमबद्ध तरीके से होगा, क्योंकि हमने पहले से उसकी प्लानिंग कर ली है। कार्य कैसे होगा? क्रमबद्ध तरीके से होगा। योजना करके कार्य करने के लाभ क्या क्या होंगे? समय और श्रम की बचत होगी, कार्य क्रमबद्ध तरीके से होगा और शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। और क्या होगा? जो भी हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। कार्य या शिक्षण, है ना, क्रमबद्ध तरीके से होगा। शिक्षण या कार्य का उद्देश्य पूरा होगा। समय और श्रम की बचत होगी, कार्य या शिक्षण क्रमबद्ध तरीके से होगा और शिक्षण या कार्य का उद्देश्य भी पूरा होगा। इसीलिए हमें शिक्षण क्या करना चाहिए? नियोजित तरीके से करना चाहिए। सुनियोजित मतलब प्लानिंग के साथ करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेसन तैयार करना होता है। ठीक, समझ गए? यहां तक कोई डाउट है? चीजें समझ तो आ रही है ना? सर के ऊपर से थोड़ी जा रहा है। पानी वानी पी लो 2 मिनट के लिए ना, सांस ले लो थोड़ी सी। मैं भी पानी पी लेती हूँ। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इसे एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। हम्म, बीएड में पेडागोजी होती है। पेडागोजी का अर्थ ही क्या होता है? शिक्षण, शिक्षा शास्त्र। आपको शिक्षण किस तरीके से करवाना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वही चीजें आपको सिखाई जाती हैं, वही बीएड में होती है।
पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत। अब मेरे को इतना ही लिखना आता है, पुनरावृत्ति यही होना चाहिए। रिपीटेशन आ रहा है ना, पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत लिख लो। कैसे, ऐसे लिखा जाएगा क्या? नहीं है गलत, जो भी है इसका मतलब पुनरावृत्ति है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब पुनरावृत्ति है, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है? अपने अपने हिसाब से लिख लो। और इसका इंग्लिश मीनिंग है रिपीटेशन। अब ये पुनरावृत्ति में 10 मिनट लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत या रिपीटेशन, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। क्या है कि भाई शिक्षण का एक सिद्धांत होता है कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करो, वो आपके छवि पटल में, मतलब आपके माइंड में सेट हो जाती है। मतलब आप किसी भी बच्चे को बिठा के टेबल सिखा रहे हो, वो नहीं सीखेगा। उसे 2 दिन प्राइमरी क्लासेस में भेज दो जहां पे वो टेबल्स को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, बच्चे को खुद को नहीं पता वो सीख के आ गया, क्योंकि उसे चिल्लाने में मजा आ रहा है, वो रिपीट कर रहा है साथ साथ। आपने कोई भी चीज पढ़ी, आज आपने पढ़ ली, आपको आज याद रहेगी, कल याद रहेगी, परसों आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने परसों फिर से उसे पढ़ लिया, आपको याद रहेगी वो 7 दिन और तक। अगर आपने फिर 7 दिन बाद उसे एक बार और दोहरा लिया, फिर आपको वो याद रहेगी महीने भर तक। अगर आपने फिर से उसे एक बार और रिपीट कर लिया तो वो आपको 6-7 महीने तक, और हो सकता है लाइफ टाइम भी याद रह जाए। तो आपको वो चीज बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। किसी भी चीज को हमने आज पढ़ा, कल आके मैंने क्लास में वापस से रिपीट करवाया, आधों को वो चीज याद होगी, आधी कल वाली, और आधी हमें आज याद हो जाएगी। तो वो चीजें जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तभी तो बोलते बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। आप जब उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आपके माइंड में सेट होने लग जाती है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति का अभ्यास, कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ाना चाहिए। तो लिखिए, शिक्षण के समय विषय वस्तु की, शिक्षण के समय विषय वस्तु की पुनरावृत्ति या आवृत्ति करें। शिक्षण के समय विषय वस्तु की पुनरावृत्ति या आवृत्ति करें, उसका रिपीटेशन करें। नेक्स्ट पॉइंट, बार बार अभ्यास करने की सीख प्रदान करें। बार बार अभ्यास करने की सीख प्रदान करें। शिक्षक बार बार अभ्यास करने की सीख प्रदान करें। शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि वो बच्चों को बोले कि इस चीज का बार बार अभ्यास करो तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, है ना? ये बात कही गई है, सही कही गई है। हाँ, रस्सी आवत जात है सिलपट, है ना?
सिलपट पड़े निशान, कि आप जब भी उस चीज को बार बार याद करते हैं, दोहराते हैं, तो वो आपके मानस पटल पर या आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती हैं। इसलिए शिक्षक को भी आपको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई चीजों को टाइम टू टाइम बार बार रिपीट करते रहे, और टीचर को भी वो चीजें रिपीट करवानी चाहिए। ठीक है, देखो आवृत्ति के तरीके, भाई आवृत्ति कैसे कैसे करवाई जा सकती है, पुनरावृत्ति या आवृत्ति के तरीके। आपको शिक्षक आपसे पुनरावृत्ति कैसे करवा सकता है या उस चीज को रिपीट कैसे करवा सकता है, तो लिखिए गृह कार्य के द्वारा। पहला लिखिए गृह कार्य। मैंने आपको कोई भी चीज आज करवाई और मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी चीजें आपको लिख के लानी, गृह कार्य, होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी चीज आज मैंने लिखवाई है आपको कल ये लिख के लानी है। ये हो गया आपका गृह कार्य। जब आप उसे लिखेंगे तो क्या पढ़ पढ़ के लिखेंगे, क्या वो रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो क्या आप उसे फिर से पढ़ेंगे और आपके माइंड में वो चीजें पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो सेट होगी। लिखिए फिर मासिक परीक्षा, क्लास असेसमेंट्स होते हैं आपके, क्लास टेस्ट जिसे बोला जाता है, आजकल उसे सीए वगैरह क्लास असेसमेंट बोला जाता है। मासिक परीक्षा, मासिक परीक्षा होनी चाहिए आपके, क्लास टेस्ट होने चाहिए मंथली, ताकि आपको वो चीज मंथ टू मंथ रिपीट होती रहे और ऐसा ना हो कि साल के एंड तक वो सारी चीजें आप भूल जाए। जब वो मंथ टू मंथ आपके क्लास में रिपीट होती रहेगी तो वो चीजें आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी। नेक्स्ट लिखिए छात्रों को पाठ समझाने की कहना, यह छात्रों को पाठ समझाने के लिए कहना, छात्रों को पाठ समझाने के लिए कहना। जैसे बचपन में होता था ना कि भाई अब की बार ये पाठ पढ़ाया है, इनका पढ़ाने का, इनका पढ़ने का नंबर है, और पढ़ने के बाद पहले टीचर पढ़ाता है, समझाता है, फिर एक एक स्टूडेंट को खड़ा करता है और कहता है इसका इतना सा पैराग्राफ तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के बाद इसको एक्सप्लेन करो, समझाओ कि ये क्या है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का नंबर। तो इसी तरीके से क्या कहना कि टीचर बच्चों से कहे कि उस पाठ को पढ़ो और आप उसको समझाओ, आप भी इक्वली उस क्लास में इन्वॉल्व रहो। तो क्या क्या हो गया कि पुनरावृत्ति कैसे कैसे की जा सकती, गृह कार्य के द्वारा, मासिक परीक्षा के द्वारा, और स्टूडेंट से बोले कि इस पाठ को समझाए या स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोलना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखिए विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत। देखिए भाई, मैं जो आपको पढ़ाने आई हूं, मुझे अगर मैं देखूं तो ये वाली चीज है, आपका सिर्फ एक पेडागोजी वर्ड लिख के दे दिया, पेडागोजी वर्ड के बाद हमें सिलेबस बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, हमने खुद ने आइडिया लगाया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बुक्स मैं पढ़ के आ रही हूँ वो 200 200 250 पेजेस की है, 300 पेजेस की हैं, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, अथाह होता है। अब मुझे उसमें से क्या करना है, उन चीजों का चयन करना है जो आपके लिए उपयोगी है, मुझे उतनी ही लिमिट में चीजें उठानी है। वही तो बेहतर शिक्षक होता है जिसे ये पता चल जाए कि भाई इस 300 की पेजेस में से मेन मेन इन्हें क्या क्या पढ़ाना है जो एग्जाम को सीधे टारगेट करे। तो वही क्या होता है, चयन का सिद्धांत, कि अथाह में से लिमिटेड को उठाना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ब्लाइंड फोल्ड उठा ले, नहीं, सिलेक्टिव और बेस्ट होना चाहिए। यही क्या होता है, चयन का सिद्धांत। तो लिखिए
ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। इसलिए शिक्षण में चयन जरूरी है। इसलिए शिक्षण में चयन जरूरी है। इसलिए शिक्षण में चयन जरूरी है। क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता। क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता। क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता। नेक्स्ट इसी के अंदर चयन उद्देश्य के साथ साथ चयन और उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। चयन और उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए कि भाई मैंने सिलेबस सेलेक्ट कर लिया कि ये चीजें मुझे पढ़ानी है और इसका हमारा उद्देश्य क्या है, आपके अनुदेशक को टारगेट करना। उसके बाद मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसके लिए आपको पढ़ाने से पहले हर दिन एक लेसन भी तैयार करके आऊं, मतलब कि मैं खुद भी उसे पढ़ के आऊं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। छात्रों की योग्यता, रुचि एवं आवश्यकतानुसार छात्रों की योग्यता, रुचि एवं आवश्यकतानुसार उपयोगी एवं छात्रों की रुचि, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का चयन करें। लाभप्रद बातों का चयन करें। भाई जब भी हम चयन करें तो उस समय हमें ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूं 6 क्लास में कंप्यूटर और मैं सेलेक्ट करके ले गई 10th लेवल का, तो मुझे बच्चे की रुचि भी देखनी चाहिए कि उसे इंटरेस्ट किस चीज में आ सकता है, प्लस मुझे उसकी योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए कहां तक कितनी चीज की उसे आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ, क्या और कितनी चीज उसके लिए उपयोगी है, इस बात का मुझे पता होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, विषय वस्तु का सही चयन। ठीक है, लिखिए। अब देखिए इसी पे रायबर्न ने अपने कुछ थॉट दिए हैं। सभी के अपने अपने थॉट होते हैं, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं अपन रायबर्न के थॉट। रायबर्न के अनुसार शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है।
जितना अच्छा शिक्षक का चयन होगा, जितना अच्छा मैं आपके लिए मैटर लेके आ पाऊंगी, उतना ही मैं आपको दे पाऊंगी और उसी से आप उतना ही अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। तो शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। उसका कार्य उतना ही सफल होगा जितना अच्छा उसका चयन होगा। आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे जितना अच्छा मैटर मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आ पाऊंगी। ठीक है, मेरी सफलता आप ही की सफलता है। आप ही की सफलता, कहते हैं ना, शिक्षण अगर उसका दर्पण देखना है, शिक्षण का व्यवहार देखना है, तो बच्चों से उसका इम्पैक्ट ले लो, पता चल जाएगा कि कैसा है शिक्षक का, शिक्षक की योग्यता या जो भी है उसके अंदर क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डेविड आसुबेल। इन्होंने भी अपना, डेविड आसुबेल, डेविड आसुबेल के अनुसार, आसुबेल नाम है भाई, डेविड आसुबेल, बेस लिख दिया क्या, बेल। मेरे शब्दों पे भी जाओ, है ना, थोड़ी भावनाएं समझो। डेविड आशुबेल, कक्षा कक्ष में वह शिक्षक, कक्षा कक्ष में वह शिक्षक सफल होता है, कक्षा कक्ष में वह शिक्षक सफल होता है जो पढ़ाने से पहले स्वयं पढ़ के आता है। कक्षा कक्ष में वह शिक्षक सफल होता है जो पढ़ाने से पहले स्वयं पढ़ के आता है ना। बिल्कुल वही बात कि भाई पढ़ाने से पहले पढ़ के आना जरूरी है, ये डेविड आसुबेल ने कहा है। ठीक है, अब लिखिए सह संबंधता का सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं, बस 2-3 और बच्चे। सह संबंधता का सिद्धांत, ये आपको लिखने में ही जोर आ रहा है, मेरे हिसाब से एक बार इसे आप घर जाके पढ़ लोगे, आपको समझने में जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों की भाषा में ही इसे लिखवा रही हूं। मैं बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ कि इसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मैं हैवी हैवी वर्ड्स, क्योंकि ऐसी मेरी हिंदी है। वो टीचर पढ़ के नहीं आता ये सिद्धांत। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल वालों को खासकर बना के मुर्गा सूद देता है बच्चों को। वो अलग अलग टॉर्चर करने के तरीके होते हैं। आजकल तो वो स्कूल का एक सिस्टम और बन गया है, एक रूम नंबर फिक्स करके रखते हैं, बच्चे को बस इशारा कर दिया जाता है कुछ गलती करते कि रूम नंबर 13 में आना है, बच्चे कांप जाते हैं। वो ऐसे तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए करना पड़ता होगा ना कि सारी पसंद तुम्हारी रखी जाएगी। शिक्षक बस अपनी तुम्हें अशाब्दिक प्रेरणा देगा, बस शिक्षक क्या देगा तुम्हें, सिर्फ अशाब्दिक प्रेरणा, बाकी सारी चॉइस तुम्हारी, तुम्हारा इंटरेस्ट रखा जाएगा। नहीं नहीं, अशाब्दिक में निकलता है, शाब्दिक में दर्द नहीं होता है? नहीं, बच्चा तो बिना बताए शक्ल से भी एक्सप्रेस कर देगा
बच्चे की शक्ल बता देगी, है ना। वो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा वाह करके बताए या आ करके बताए, वो अपने आप उसकी शक्ल बता देती है। चलिए ठीक। गर्ल्स को तो याद ही नहीं होगा ऐसा पनिशमेंट, बॉयज को याद रहता है क्योंकि हरकतें बॉयज करते हैं ज्यादा। अलाउड नहीं था? नहीं, अलाउड तो किसी स्कूल में नहीं होता है। अलाउड तो ये भी नहीं होता है कि बच्चे ऐसी हरकतें करें, पर करते हैं ना वो, फिर उनकी सुताई भी होती है। गर्ल्स को तो ऊपर हाथ करके खड़ा कर दिया, सामने हाथ करके खड़ा कर दिया, बस गर्ल्स तो उसी में परेशान हो जाती। चलिए, सह संबंधता का सिद्धांत मैं पहले समझ लो। चीजों को एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ाना। मैं आपको कोई चीज पढ़ाने के लिए आई हूं, पढ़ाने के लिए मैं आपको जो जो सामग्री यूज कर रही हूं, मैं प्रोजेक्टर यूज कर सकती हूँ, मैं मॉडल यूज कर सकती हूँ, मैं आपसे चार्ट बनवा सकती हूँ, उन सब चीजों के माध्यम से जो मैं आपको रिलेट करके पढ़ाती हूँ, वही क्या है, सह संबंधता का सिद्धांत। अब मत बोलना कि मैम कल चार्ट ले आना, ये बोर्ड है, ठीक है, मैं बोर्ड पे बना के ही पढ़ा दूंगी। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके पढ़ाना, या उसका एक मॉडल बना के पढ़ाना, या आपको चार्ट बना के पढ़ाना, यही क्या है, सहसंबंधता का सिद्धांत। ठीक है, तो लिखिए, विषय वस्तु को कनेक्ट करते हुए पढ़ाना। विषय वस्तु को कनेक्ट करते हुए पढ़ाना। कनेक्ट करते हुए पढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मॉडल मॉडल, चित्र, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। बहुत सिंपल है सहसंबंधता का सिद्धांत, और इस पे किसी ने कोई अपनी राय भी नहीं दी, और अच्छा है राय नहीं दी, बिन फालतू में राय दे देते एक एक सिद्धांत पे तीन तीन लोग, हमें एक राय से ही समझ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत, अन्य नाम लिख लीजिए, लघु सोपान का सिद्धांत। अरे बहुत सिंपल है, लघु सोपान का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा होगा, लघु का मतलब होता है छोटे, छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ाना। विभाजन का सिद्धांत या लघु सोपान का सिद्धांत मतलब छोटे छोटे भागों में विषय वस्तु को डिवाइड करके पढ़ाना ही क्या होता है, विभाजन का सिद्धांत या लघु सोपान का सिद्धांत। बिनेटी का प्रणाली पढ़ी थी, इकाई उपागम विधि पढ़ी थी, ये क्या है, ये विभाजन का सिद्धांत ही है कि आपकी जो विषय वस्तु है उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दो, उसको ब्रांचेज में, साख्य वाला पढ़ा था हमने, साख्य विधि, है ना। उसके अंदर हमें मतलब क्या करना है, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना, वही क्या होता है, विभाजन का सिद्धांत, या उसका अन्य नाम क्या है, लघु सोपान का सिद्धांत। तो लिखिए, शिक्षण स्वयं में एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण स्वयं में एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण स्वयं में एक व्यापक प्रक्रिया है। इसको सफल बनाने के लिए अगला पॉइंट, शिक्षण स्वयं में एक व्यापक प्रक्रिया है, इसको सफल बनाने के लिए सबसे सरल तरीका है, इसको सफल बनाने के लिए सबसे सफल तरीका है, इसको विभाजित करके पढ़ाया जाए। इसको सफल बनाने के लिए सबसे, हाँ ठीक है, इसको सफल बनाने के लिए क्या कर, सबसे सरल तरीका है,
इसको विभाजित करके पढ़ाया जाए, कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके या यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाना चाहिए। कल प्रणाली भी बताई थी ना, इसी पे बेस्ड हमने, विनेटिका और इकाई एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे आप याद करते रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट इसी का है, पाठ्य वस्तु को विभाजित करके, पाठ्य वस्तु को, सिलेबस को, है ना, जो हमें पढ़ना है, पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर, पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो। अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़े। सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो, ताकि तारतम्यता मतलब कंटिन्यूटी, तारतम्यता, तारतम्यता मतलब कंटिन्यूटी, ताकि तारतम्यता यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के मध्य संप्रेषण व्यवहारिक रहे, ताकि स्टूडेंट और टीचर के मध्य या शिक्षक या शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसी को क्या बोलते हैं, संप्रेषण, बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे या संप्रेषण बना रहे, ताकि स्टूडेंट और टीचर के मध्य कम्युनिकेशन बना रहे। उन्होंने सिंपल सी बात क्या कही है कि भाई शिक्षण क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसे विभाजित कर देना चाहिए, और विभाजित करके हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी एक कंटिन्यूटी बनी रहे और टीचर और स्टूडेंट के बीच भी एक कम्युनिकेशन बना रहे। यही क्या है, विभाजन का सिद्धांत है। अब उसकी भाषा पे मत जाइए, थोड़ी थोड़ी ऐसे शब्द आपको लिखते रहे। मैं इंग्लिश भी लिखवा रही हूँ ना ऐसे वर्ड्स के लिए, तारतम्यता और ये, वरना भूल जाओगे। ठीक है, पेपर इंग्लिश में आएगा ना, प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर उसकी टर्म्स वहां भी उलझ जाओगे। इसलिए मैं आपको जो भी वर्ड्स थोड़े टफ आ रहे हैं वो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूं, ताकि आप समझ पाए। प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ के आएंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, और प्रॉपर हिंदी में पढ़ के आए तो भी समझ आए, क्योंकि आपको समझ आता है इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं और हिंदी भी नहीं, आपको इंग्लिश समझ आता है। इंग्लिश तो पढ़ाई जाए लेकिन हिंदी में पढ़ाई जाए। हमारा मीडियम इंग्लिश होना चाहिए लेकिन हिंदी में होना चाहिए, कि चीजें हमें टीचर इंग्लिश में झट झट बोले और फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे, है ना, वो होता है। चलिए उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण बता रही हूं, वैसे पहले समझ लो। मान लो आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो या हिंदी पढ़ने जा रहे हो, इंग्लिश की ग्रामर या हिंदी की व्याकरण पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, और इंग्लिश में आपको अल्फाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए। अल्फाबेट्स के बाद और अक्षरों के ज्ञान के बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं,
बनाना सीखते हैं। शब्दों के बाद आप वाक्य बनाना सीखते हैं, और जब आप वाक्य बनाना सीखते हैं तभी आप ग्रामर तक पहुंचते हैं या व्याकरण तक पहुंचते हैं। तो उसने विषय को विभाजित कर दिया ना कि भाई मुझे अगर आपको व्याकरण पढ़ानी है या मुझे आपको ग्रामर पढ़ानी है, तो ग्रामर पढ़ाने से पहले मुझे आपको अक्षरों का ज्ञान देना होगा। अक्षरों के ज्ञान के बाद मुझे आपको शब्द बनाने सिखाने होंगे। शब्दों के बाद मैं वाक्य जब आपको सिखाऊंगी तब हम ग्रामर तक पहुंचेंगे, तभी तो हम पहुंचते हैं। तो यही क्या है कि हमारे विषय का विभाजन इस तरीके से होना चाहिए कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़े। सीधे मैं आपको बोलूं कि आ जाओ चलो, मैंने आपको वोकैब नहीं सिखाई, मैंने आपको अल्फाबेट्स नहीं सिखाए, सीधे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा दी, क्या आप सीख पाओगे? तो कोई भी चीज पढ़ाने से पहले आपको उसके बेसिक से लेके जाना होगा। मैं आपको शिक्षण विधि या ये सब करवाने से पहले सीधे कंप्यूटर पे ले जाके छोड़ देती कि देखो भाई ये कंप्यूटर का पार्ट है, ये चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको शिक्षण विधियां, उनके मेथड पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूले कि आपको वो कैसे यूज करनी है और किस तरीके से आपको वो लेके चलनी है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस विषय वस्तु को विभाजित ही किया गया होता है ताकि सरल से आप कठिन की तरफ बढ़ सके। आ गई चीजें समझ में? मुझे मैथ्स के फॉर्मूले सिखाने से पहले, मैथ सिखाने से पहले आपको काउंटिंग सिखानी पड़ेगी। यही क्या होता है विषय का विभाजन। लिखवाने की जरूरत है ये एग्जाम्पल, समझ जाओगे? आप लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स का या वोकैब का, और फिर सेंटेंस फ्रेमिंग और ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, यही क्या होता है विषय का विभाजन होता है। अब लिखिए, आपके बचे हैं केवल दो, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। लिखिए, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवहार में सभी को, मैं क्लास में आ रही हूं, ऐसा नहीं कि मेरा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के तरफ पर्टिकुलर डेडिकेशन होना चाहिए। मेरे लिए सभी स्टूडेंट क्या है? समान है। मैं जब भी पढ़ाऊंगी मुझे सभी का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज सिखा रही हूँ वो कुछ लोगों तक ही चली जाए। ठीक है, तो इसमें समानता का भाव होना चाहिए। मुझे सभी स्टूडेंट को समान समझना चाहिए। समान वैसे नहीं, बुद्धि में नहीं, समान मतलब कि भाई मेरे लिए सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, मुझे यहाँ पे शिक्षण करवाना है, मैं किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दे सकती। यही क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। और जो व्यक्तिक व्यवहार का सिद्धांत होता है वो भी इसी की तरह होता है, बस उसके अंदर क्या करता है, व्यक्तिक मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, अपनी एक योग्यता होती है, अपनी एक बुद्धि होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक रंग होता है, एक भेद होता है, हर व्यक्ति की एक अलग इंडिविजुअल वो होती है, उसी प्रकार हर बच्चे की भी बुद्धि, योग्यता, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जब भी आप कक्षा में पढ़ाओ तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ लोगों के हिसाब से ही आप पढ़ा के चले जाओ ताकि आपका शिक्षण है वो सीमित ही रह जाए, सीमित लोगों तक ही पहुंच पाए। आपकी शिक्षण विधि या आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सभी की बुद्धि तक पहुंच पाए। मतलब आपको जीरो से, बिल्कुल लो लेवल से लेके चलना चाहिए। जिन्हें थोड़ा बहुत आता है वो भी समझ पाए, जो तीव्र बुद्धि के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट है वो भी समझ पाए, और जो थोड़ा धीरे पढ़ पाते हैं वो भी समझ पाए। ये होती है व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो लिखिए, इस सिद्धांत का, पहले वाली का, इस सिद्धांत का मूल तथ्य, इस सिद्धांत का मूल तथ्य है समानता और सहभागिता।
समानता और सहभागिता। इस लोकतांत्रिक व्यवहार सिद्धांत का मूल तथ्य है समानता और सहभागिता। सभी बच्चों के साथ समान, सभी बच्चे मेरे लिए समान है, और सहभागिता, सभी बच्चों की समान भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षक हमेशा ध्यान रखे कि वह कक्षा में सभी बालकों का शिक्षक है। शिक्षक हमेशा ध्यान रखे कि वह कक्षा में सभी बालकों का शिक्षक है। मतलब उसे सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझसे राम ने पूछा मैंने बता दिया, मुझसे श्याम ने पूछा मैंने डांट दिया। मुझे सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं राम को बता रही हूँ पूछने पे, तो मुझे श्याम को भी बताना चाहिए। और जब भी मैं क्लास में लेके आऊं, तो मैं सब क्लास में आऊं तो मैं हर बच्चे के हिसाब से चीजें लेके आऊं। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल प्रेफरेंस दूं किसी को भी। ठीक है। सभी बच्चों का शिक्षक है। सभी के व्यवहार का परिमार्जन करना, अभी बता दूंगी। स्क्रैप, परिमार्जन कर तो स्क्रैप मतलब सभी के व्यवहार का परिमार्जन करना उसका मकसद होना चाहिए। मैं अभी समझा दूंगी परिमार्जन का अर्थ क्या। सभी के व्यवहार का परिमार्जन करना उसका मकसद होना चाहिए। नेक्स्ट, भाई मैं जब भी पढ़ाने आऊं, मुझे सभी बालकों का समान ध्यान रखना चाहिए और मुझे सभी के व्यवहार को उसी तरीके से निरखना चाहिए जैसे मैं इनके व्यवहार को परख रही हूं, इनके व्यवहार को सही ढंग से समझ रही हूं, तो मुझे इनका भी उसी ढंग से ही समझना चाहिए। मुझे स्पेशल प्रेफरेंस किसी भी स्टूडेंट को नहीं देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर लिखिए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो व्यवहार बोल रही हूं, मैं समान शिक्षण नहीं बोल रही हूं, समान व्यवहार। कक्षा शिक्षण, इसी के अंदर लिखिए कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों की कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों की सहभागिता और क्रियाशीलता से कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों की सहभागिता और क्रियाशीलता से पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए। कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों की सहभागिता और क्रियाशीलता से पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए। सहभागिता और क्रियाशीलता से पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की, जब मैं पढ़ा रही हूं तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो समान सहभागी रहे, समान रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व हो और सक्रिय रूप से रहें सभी के सभी। ठीक है। सभी को जो चीज मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं वो सभी को समान रूप से ही मैं प्रैक्टिस करवाऊं, और सभी का इन्वॉल्वमेंट भी मेरे लिए समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका सिंपल सा अर्थ है व्यक्ति की विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण का सिद्धांत, है ना। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। जिस प्रकार, लिखना नहीं है सिर्फ सुनो, जिस प्रकार मनुष्य बुद्धि, बनावट,
रंग रूप के आधार पर भिन्न होता है, उसी प्रकार जो बालक होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बुद्धि, योग्यता और समझ के आधार पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सभी को समान रूप से मान के नहीं चलना चाहिए। अगर मैं सभी स्टूडेंट को समान रूप से बुद्धि, योग्यता और समझ में सभी को समान मान के चलूं, मैं व्यवहार की बात नहीं कर रही। लोकतांत्रिक में किसका, व्यवहार का ध्यान रखा जाता है, सभी की समान सहभागिता और समानता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बुद्धि, समझ और योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति क्या नहीं होता, समान नहीं होता। तो जब भी मैं शिक्षण करवाऊं, मेरे शिक्षण में ऐसी प्रभावशीलता होनी चाहिए कि मेरा शिक्षण सभी स्टूडेंट्स तक जाए, मैं सभी को ध्यान में रखकर पढ़ाऊं, ना कि कुछ स्टूडेंट को। अगर मैं कुछ स्टूडेंट को ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगी तो मेरी जो टीचिंग है, उसकी जो लर्निंग है, वो लिमिटेड स्टूडेंट तक ही जाएगी, उसका अधिगम कुछ स्टूडेंट ही कर पाएंगे जिनकी बुद्धि के हिसाब से मैंने पढ़ाया। तो मुझे सभी का ध्यान उसमें रखना चाहिए। ये क्या होती है, ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो लिखिए, सभी बालक की बुद्धि, सभी बालकों की बुद्धि, योग्यता, सभी बालकों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि, सभी बालकों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि, सभी बालकों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि समान नहीं होती। इसलिए शिक्षण के समय बालकों की, इसलिए शिक्षण के समय बालकों की वैयक्तिक, इसलिए शिक्षण के समय बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि शिक्षण की पाठ्यवस्तु जिससे कि शिक्षण की पाठ्यवस्तु सभी बालकों तक पहुंचे, जिससे कि शिक्षण की पाठ्यवस्तु सभी बालकों तक पहुंचे, ना कि कुछ बालकों तक। मुझे टीचिंग करवाते हुए यहाँ पे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तो शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए, ताकि सभी समझ पाए, क्योंकि सभी की अपनी समझ अलग है, सभी की अपनी रुचि अलग है, सभी की अपनी क्षमता अलग है और सभी की अपनी बुद्धि भी अलग है। मैं आऊंगी केवल हिंदी हिंदी में बोल के चली जाऊंगी तो कुछ लोगों तक पहुंचेगा, केवल इंग्लिश में बोलूंगी तो भी कुछ लोगों तक, और ये मिक्स लैंग्वेज में यूज कर रही हूं तो आप सभी तक पहुंच पा रही है वो बात। सारे सिद्धांत हो गए हैं, ये ही सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हो अब।